शादी के बाद दो सहेलियों की ऊपर नीचे बालकनी वाला ससुराल। आज तो मैं बुरी तरह से थक गई। वहाँ पता है बैंक में कितनी लंबी लाइन थी। बैंकों के काम में तो समय लग ही जाता है। चल तू जा कपड़े बदल ले, मैं तब तक तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ ले आओ, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मैं कपड़े बदल लेती हूँ तब तक। कमरे में जाकर साक्षी अब कपड़े जल्दी से बदल लेती है और जैसे ही बालकनी का दरवाजा खोलने लगती है कि तभी साक्षी की बालकनी में छुपी उसकी सहेली निशा एकदम से उसके सामने आकर उसे डरा देती है। हे भगवान निशा, तूने तो मुझे डरा ही दिया कि कोई चुड़ैल आ गई हो सामने। अच्छा जी, तो मैं चुड़ैल हूँ, ठीक है, फिर तू डायन है। हो गया तुम दोनों में झगड़ा शुरू। झगड़ा बाद में कर लेना, पहले सैंडविच खा लो। आपको पता था कि निशा यहाँ छुपी हुई है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों बताती, मैं तो हमेशा से ही अपनी बेटी निशा की टीम में हूँ। देखा साक्षी, आंटी मुझे तुझसे ज्यादा प्यार करती है। मैं तो आंटी की प्रिंसेस हूँ। तू मेरी मम्मी की प्रिंसेस है तो मैं तेरी मम्मी की प्रिंसेस हूँ, समझी? भूल मत, तेरी मम्मी मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। साक्षी निशा की बातें सुनकर कौशल्या हंसने लगती है। अब वो सैंडविच की ट्रे रखकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब दोनों सहेलियां बालकनी में लगे झूले पर बैठकर सैंडविच खाते हुए सामने का व्यू देख रही होती हैं। कुछ भी बोलो साक्षी, तेरी बालकनी तो एकदम बढ़िया है, वरना मेरे कमरे की बालकनी अच्छी नहीं है, कितनी छोटी सी है। लेकिन वहाँ से व्यू तो और सुंदर लगता है। और यहाँ देख, बस घर ही घर है। साक्षी और निशा बचपन से ही एक दूसरे की काफी पक्की सहेलियां थी। इन दोनों की दोस्ती के साथ साथ इनके घर वालों को भी आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। कभी निशा साक्षी के घर तो कभी साक्षी निशा के घर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताती थी और इसी के साथ अब दोनों सहेलियों की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। निशा बेटा, जब तुम्हें कोर्स करने के लिए बाहर के कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली है तो तुम क्यों नहीं जा रही हो? सिर्फ 3 साल की ही तो बात है। लेकिन पापा मम्मी, मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इंडिया में भी तो कर सकती हूँ, बाहर विदेश जाना जरूरी है क्या? बेटा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, जब अपॉर्चुनिटी मिली है तो क्यों गंवाना? ममता और ओम प्रकाश दोनों ही निशा को समझाने में लगे हुए थे, लेकिन निशा उनकी एक नहीं सुन रही थी कि तभी वहां साक्षी आती है, जिसे देखकर ममता। साक्षी भी आ गई। साक्षी, अब तुम ही समझाओ अपनी सहेली को कुछ। क्या हुआ आंटी, क्या समझाना इसे? साक्षी, मुझे कनाडा के एक कॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए स्कॉलरशिप मिली है और मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? कब जा रही है? वहां जाने से पहले हम कितनी ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। लेकिन साक्षी, मेरा मन नहीं है जाने का। मेरी फैमिली यहाँ है और तू भी यहीं रहेगी। हम लोग कैसे एक दूसरे से मिलेंगे? 3 साल की बात है, मैं नहीं जाऊंगी। वीडियो कॉल का जमाना है, हम रोज वीडियो कॉल करेंगे। तू इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देगी। बार बार समझाने पर आखिरकार निशा मान जाती है और कुछ ही हफ्तों में निशा कोर्स के लिए बाहर विदेश चली जाती है और अक्सर सबसे वीडियो कॉल पर बात करती है। निशा बेटा, आज मैंने तुम्हारी फेवरेट दाल ढोकली बनाई है। अगर तुम यहाँ होती तो तुम्हें अपने हाथों से खिलाती। कोई बात नहीं आंटी, जब मैं इंडिया आऊंगी ना तो मैं सबसे पहले आपके हाथ की दाल ढोकली खाऊंगी और इसे एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। वहाँ का माहौल कैसा है? अभी तो ठंड होगी ना। और बताना कुछ कनाडा के बारे में। दोनों दिन रात एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें करती हैं और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। और कुछ वक्त से साक्षी के पिता लखन की तबीयत अब खराब रहने लगती है, जिससे परेशान होकर लखन, कब भगवान अपने पास बुला ले पता नहीं। मेरे जीते जी मैं तुझे डोली में बैठे हुए देखना चाहता हूँ। अपने पिता की इस ख्वाहिश को पूरा कर दे। साक्षी इमोशनल हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। तो वहीं आज वीडियो कॉल पर जब साक्षी निशा को सारी बात बताती है तो, कोई बात नहीं यार, मैं समझ सकती हूँ, तू कर ले शादी। एक दूसरे की शादी के काफी सपने देखे थे, पर हर वक्त सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। अब साक्षी की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। रस्मों से लेकर शादी तक निशा हमेशा कॉल पर रहती है और इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। और अब जहां शादी के बाद साक्षी अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है तो वहीं निशा भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है और धीरे धीरे करके दोनों सहेलियों की बातें अब बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। इसी तरह 3 साल गुजरते हैं और आज फाइनली निशा इंडिया आ जाती है। निशा बेटा, तू तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। वैसे पता है, एक काफी अच्छे घर से रिश्ता आया है। अब तो बस जल्द से जल्द तेरे हाथ पीले हो जाए। मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में साक्षी मौजूद हो। कितने समय से उससे बात नहीं हुई और अब तो उसका कॉल भी नहीं लगता है। साक्षी की फैमिली भी यहाँ से 8-9 महीने पहले कहीं और शिफ्ट हो गई। हमारी भी उनसे बात नहीं हो पाती। अब कहाँ ढूंढेगी तू उसे? अगर किस्मत में तुम दोनों का मिलना होगा तो मिल जाओगे। इसी तरह कुछ वक्त और गुजरता है और निशा की भी शादी हो जाती है। पापा, आप कब से एक नया फ्लैट लेना चाहते थे ना? मैंने एक जगह बात करी है, एरिया भी काफी अच्छी है और फ्लैट भी काफी बड़ा है।
सब कुछ बढ़िया है और तुमने भी देख लिया है, तो फिर टोकन मनी देकर डील पक्की कर दो। ये फाइनली हम इस छोटे से घर से निकल रहे हैं। कुछ हफ्तों में अब निशा के ससुराल वाले उसे छोटे से घर को छोड़कर एक काफी अच्छे एरिया और बड़े घर में शिफ्ट होते हैं और धीरे धीरे ट्रक में लोड हुआ सारा सामान फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट में शिफ्ट हो रहा होता है। सेकंड फ्लोर पर रहने वाले परिवार के कुछ लोग आते हैं। हरी जी नमस्ते, तो आप लोग ही शिफ्ट हो रहे हैं इस फ्लैट में? हाँ, आप यहीं सेकंड फ्लोर पर रहते हैं ना? मैंने देखा था आपको उस दिन जब मैं फ्लैट देखने आया था। अरे भाई चलो अच्छा है, अब थोड़ी रौनक तो रहेगी। कब से सोच रहे थे हम कि इस फ्लोर पर कोई आए और आप लोग आ गए। हम ऊपर रह रहे हैं। दोनों ही पड़ोसी अब आपस में बातें करने लगते हैं कि तभी केतन की पत्नी, जो कोई और नहीं बल्कि साक्षी थी, वो जैसे ही अपनी बालकनी पर कपड़े सुखाने आती है तो उसकी नजर सीधा निशा पर पड़ती है, जिसे देखकर क्या ये सच में निशा ही है या मेरी आंखों का कोई धोखा है? इसने शादी कर ली। साक्षी खड़े होकर तेज आवाज में निशा का नाम लेती है और जैसे ही निशा अपना नाम सुनकर ऊपर की तरफ देखती है तो साक्षी को देखकर उसकी आंखें खुशी के मारे भर आती हैं। साक्षी, ये तो मेरी सहेली है। साक्षी कपड़े यूं ही छोड़कर सीधा सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आती है और दोनों सहेलियां इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर रोते हुए गले लगा लेती हैं। निशा कैसी है तू? तूने तो मुझसे बात करनी ही बंद कर दी थी। मुझे लगा कि तू भूल गई मुझे। पागल, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुझे भूल जाऊं? शादी के बाद तू भी तो कितनी बिजी हो गई थी और मेरे भी एग्जाम्स आ गए थे। मैंने बाद में तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी लेकिन तेरा नंबर ही नहीं लगा और जब इंडिया आई तो मम्मी पापा ने बताया कि तेरी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई है। कांटेक्ट नंबर भी नहीं था, इसीलिए तुझसे कोई बात ही नहीं हो पाई। अच्छा, तो आप ही साक्षी जी? पता है निशा आपके बारे में कितनी बातें करती थी। अरे मेरी वाली भी कुछ कम नहीं है, हफ्ते में 1 से 2 बार तो निशा का जिक्र ये करती रहती थी। अरे वाह, हमारी बहुएं एक दूसरे की इतनी पक्की सहेलियां हैं। हमें भी एक दूसरे के परिवार से अच्छी खासी दोस्ती बढ़ानी होगी। एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर दोनों सहेलियां काफी खुश होती हैं। तो वहीं अब साक्षी निशा की शिफ्टिंग में भी काफी मदद करती है। ये लीजिए आप लोगों के लिए गर्मा गर्म कॉफी और स्नैक्स, और निशा तेरे लिए तेरी मनपसंद मसाला चाय। तुझे आज भी याद है कि मुझे मसाला चाय कितनी पसंद है? वैसे भाभी, आप दोनों कितने साल पुरानी दोस्त हो? कॉलेज टाइम से या बचपन से ही? हम तो किंडरगार्टन से एक दूसरे की सहेलियां हैं। हमारी दोस्ती के किस्से तो स्कूल कॉलेज हर जगह मशहूर थे। बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए दोस्ती। भगवान करे तुम दोनों की दोस्ती को कभी किसी की नजर ना लगे। वो तो है आंटी जी। वैसे मेरा कहना है कि आज रात आप सबका खाना हमारे घर पर है। अभी शिफ्टिंग पूरी नहीं हुई है, खाना कैसे बनाएंगे? कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। सब रात 8 बजे टाइम से आ जाना। शाम होते ही निशा का परिवार अब साक्षी के घर ऊपर वाले फ्लोर पर खाना खाने के लिए जाता है, जहां सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए खाना एंजॉय करते हैं। तो वहीं साक्षी और निशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर खाना खाते हुए ढेर सारी फुसफुसाहट करने लगती हैं, जिसे देखकर केतन, अरे तुम दोनों एक दूसरे की पड़ोसन ही हो? ऊपर नीचे बालकनी में खड़े होकर दिन रात बातें ही करती रहना। भाई मेरी बीवी तो मेरी नहीं रही, अपनी सहेली की हो गई है। मुझे तो बड़ी जलन हो रही है। केतन की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। तेरी ननद को देखने वाले तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। मुझे लगा 1 बजे तक आएंगे तो हलवा भी बना लूंगी। खाना तो बन गया लेकिन मीठे में कुछ नहीं है। एक काम कर, बाहर से जाकर मिठाई ले आ। यहीं पास में दुकान है, जल्दी से मैं कुछ मिठाई लेकर आती हूँ। अब निशा जल्दी से अपना पर्स लेती है और सीढ़ियों से उतरकर नीचे मिठाई लेने के लिए जा रही होती है कि तभी बालकनी में झाड़ू लगा रही साक्षी निशा को देखकर कहती है, अरे निशा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? कहीं कपड़ों की सेल लगी है क्या? नहीं पगली, आज मेरी ननद को देखने वाले आए हैं ना, तो इसीलिए मिठाई लेने जा रही हूँ उनके लिए। तो एक काम कर, यहाँ से 2 गली छोड़कर एक काफी बढ़िया शॉप है, वहां से मिठाई लेना। वहाँ की सारी मिठाई 1 नंबर है। हमारे घर में तो वहीं से मिठाई आती है। अच्छा, तो मैं तो यही सामने वाली दुकान से लेने की सोच रही थी। अरे नहीं, इसकी मिठाई अच्छी नहीं होती, बस चीनी ही चीनी का स्वाद आता है। तुम वहीं से लेना। वैसे और क्या क्या बनाया है तूने खाने में आज? साक्षी बालकनी में खड़े होकर और निशा नीचे गली में खड़े होकर एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। वहां अंदर सभी लोगों ने खाना भी खा लिया होता है और नम्रता सिर्फ मिठाई का इंतजार कर रही होती है। वो कहाँ रह गई? इससे अच्छा तो मैं केतन को ही भेज देती। एक बार बाहर देख कर आती हूँ। नम्रता जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि उसकी बहू साक्षी से बातें करने में लगी हुई है। तू अभी तक यहीं पर है, मिठाई लेने नहीं गई? पता है उन लोगों ने खाना भी खा लिया। सॉरी माँ जी, वो मैं साक्षी से कुछ बात करने लगी थी तो दिमाग से ही निकल गया कि किस काम से मैं बाहर आई थी। अरे तुम दोनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं थोड़ी ना जा रही हो। बातें फ्री होकर किया करो, ना कि काम के बीच में। अब जाओ जल्दी से मिठाई लेकर आओ।
निशा मिठाई लेकर आती है तो वहीं नम्रता को आज अपनी बहू का इस तरह गली में खड़े होकर साक्षी से बात करना और जरूरी काम भूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। अरे कमलेश, अब तेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही। कल से स्कूटर लेकर ही जाना पड़ेगा भाई। पैदल पैदल तो घुटने की हालत खराब हो जाती है। कमलेश सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था, तभी वो देखता है कि निशा और साक्षी एक ही सीढ़ी पर झाड़ू लगाते लगाते एक दूसरे से बातें करने में लगी हुई हैं। ऐसा हुआ था तो लो, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। फिर पता है उसके भाई ने क्या कहा? बार बार एक ही सीढ़ी पर झाड़ू लगाते हुए दोनों को इस तरह बात करते देखकर कमलेश, अरे कब से देख रहा हूँ दोनों बातें करते हुए एक ही सीढ़ी पर झाड़ू लगा रही हो। अरे एक ही सीढ़ी को साफ करना है क्या? काम के वक्त तो बातें छोड़ दिया करो। कमलेश की बात सुनकर दोनों फौरन ठीक से झाड़ू लगाने लगती हैं। तो वहीं कमलेश ऊपर जाकर कहता है, अरे भाई, ये दोनों बहुएं आपस में कितना बात करती हैं। सीढ़ी पर भी खड़े खड़े बातें कर रही थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। सुबह तो बहू किचन में खाना बनाते हुए निशा से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उनकी तो बातें कभी खत्म नहीं होती। बीतते समय के साथ साथ अब दोनों सहेलियां हमेशा एक दूसरे में ही लगी रहती, तो धीरे धीरे इससे घर वालों को भी दिक्कत होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, टमाटर ले लो, घिया ले लो, आलू ले लो। सब्जी वाले की आवाज सुनकर अंदर कमरे में झाड़ू लगा रही साक्षी बालकनी में आती है तो वहां निशा नीचे अपनी सास के साथ सब्जी ले रही होती है, जिसे देखकर साक्षी, मेरे लिए भी 1 किलो भिंडी और ये आधा किलो टमाटर ले ले। मैं थैला लटका रही हूँ, उसमें डाल देना, ठीक है? अब निशा सबसे पहले साक्षी के लिए साफ सुथरी सब्जियां चुनने लगती है और उसके थैले में डाल देती है, जिसे साक्षी रस्सी की मदद से ऊपर खींचती है। तो वहीं ये देखकर नर्मदा, पहले खुद तो सब्जियां ले ले। वैसे ही इस पर सब्जी नाम मात्र की थी और सारी अच्छी सब्जियां तूने अपनी सहेली के घर भिजवा दी। तो मम्मी जी क्या हुआ, हम कुछ और बना लेंगे, दाल भी तो रखी है। निशा की इस बात से नर्मदा का मुंह बन जाता है। तो वहीं दिन रात में भी दोनों सहेलियां बालकनी में लटके लटके एक दूसरे से बातें करती। एक दिन शाम को, भाभी आज कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, अगर अब प्याज की पकौड़ी हो जाती तो मजा आ जाता। और साथ में खट्टी खट्टी कच्चे आम की चटनी। मैं तो कल 2 किलो कच्चा आम लेकर आया हूँ, बहू जरा बना दे। निशा अब जैसे ही किचन में पकौड़े और चटनी बनाने के लिए जाती है तो एकदम से लाइट कट जाती है, जिसे देखकर, भाभी लाइट तो चली गई और किचन में अंधेरा है, तो आप कैसे बनाओगी? आप लोगों को पकौड़े खाने हैं ना, बस देखते जाइए। निशा अपने पति की मदद से चूल्हा और गैस बालकनी में ही रखवा लेती है और अब ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है कि तभी अपनी ऊपर बालकनी से झांकते हुए साक्षी, क्या बात है मैडम, चुप चुप के पकौड़े बनाए जा रहे हैं और हमसे किसी ने पूछा भी नहीं? अरे पागल, ये आलू के पकौड़े तेरे लिए ही बना रही हूँ, तुझे प्याज के नहीं पसंद है ना, अभी देती हूँ तुझे। साक्षी ऊपर से थैला लटकाती है जिसमें निशा पकौड़े डालकर साक्षी को ऊपर देने लगती है। तभी वहां सुरेश और नर्मदा आ जाते हैं और ये देखकर, अरे भाई, हम कम से पकौड़े का इंतजार कर रहे हैं और तू अपनी सहेली को पकौड़े बना बना कर ऊपर भिजवा रही है। अरे पापा जी, आप लोगों के पकौड़े तो बस तैयार हैं। वो तो साक्षी को आलू के पकौड़े बहुत पसंद है तो उसके लिए बना दिए। ये अपनी सहेली के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं करती है। अरे बातचीत तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन यूँ हर छोटी बड़ी चीज ऊपर नीचे भिजवाना, पूरा दिन बालकनी पर टंगे रहना, देर देर रात तक बातें करना, ये सही थोड़ी ना है। निशा के ससुराल वालों के साथ साथ साक्षी के ससुराल वालों का भी अब ऐसा ही हाल था। जहां पहले दोनों ससुराल वाले एक दूसरे से बातें करना मिलना जुलना पसंद करते थे, तो वहीं अब अपनी बहुओं की आदत को देखकर इरिटेट होकर वो लोग भी एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते हैं। काम हो गई है, वो बिल्कुल उस निशा से गोंद की तरह चिपकी रहती है। पहले तो मेरी बहू ऐसी नहीं थी, हर वक्त घर के काम पर ध्यान देती थी। अब जब से निशा आई है तो पूछो मत, कल तो वो पोछा लगाना ही भूल गई थी। कल रात 1 बजे मेरी आंख खुली थी। जब मैं पानी लेने किचन में जा रहा था तो देखा कि भाभी बालकनी में खड़े होकर नीचे निशा भाभी से बात कर रही हैं। इनकी तो बातें ही खत्म नहीं होती। तो वहीं अब धीरे धीरे इन दोनों सहेलियों के पति भी अपनी पत्नी की सहेली से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तुमने शादी मुझसे की है या तुम्हारी सहेली से? अरे 24 घंटे बालकनी पर बस खड़े खड़े उससे बातें करती हो, कभी ये भिजवाना कभी वो भिजवाना। एक काम करो, बालकनी में ही बिस्तर लगा लो। तुम्हें तो मैं दिखता ही नहीं हूं ना। पहले तो आपको हमारी दोस्ती इतनी पसंद थी, अब क्या हुआ जो आप इतना इरिटेट हो रहे हैं? बात पसंद या नफरत की नहीं है। अरे एक लिमिट होती है हर चीज की। सुबह ऑफिस जाऊं तब तुम बालकनी पर लगी रहती हो, रात को ऑफिस से आऊं तब तुम बालकनी पर लगी रहती हो। यार हमारी शादी को सालों नहीं बीत गए हैं, 1-2 महीना ही हुआ है। हमारे रिश्ते पर ध्यान दो। अपने पतियों की बातों को समझने की बजाय निशा और साक्षी अभी भी एक दूसरे से बालकनी पर बातें करना, चीजें ऊपर नीचे करना जारी रखती हैं। ऐसे ही अब कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और आज इन दोनों सहेलियों के मोहल्ले में एक माया नाम की लड़की शिफ्ट हुई होती है। माया का घर इन दोनों सहेलियों के घर के सामने ही था और आज जब माया अपने घर में सामान शिफ्ट कर रही होती है
तभी उसकी नजर निशा और साक्षी पर पड़ती है, जो अपनी अपनी बालकनियों पर खड़े होकर ऊपर नीचे देखते हुए एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। ये मेरी आंखों का धोखा नहीं, ये सच में वही है। इन दोनों सहेलियों को देखकर माया अब जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बैग से अपनी पर्सनल डायरी निकालकर जैसी उसे खोलती है तो उसके अंदर से 2 स्कूल फ्रेंड्स की फोटो होती हैं, जिसे देखकर माया, कितने सालों से मुझे इस पल का इंतजार था। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी मुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा करेगी। पहले तो मैं नाकामयाब रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आखिरकार माया की पर्सनल डायरी में वो किन 2 सहेलियों की फोटो थी और आखिरकार माया का निशा और साक्षी से क्या रिश्ता था। क्या माया के आने की वजह से साक्षी और निशा का ये ऊपर नीचे खड़े होकर अपनी बालकनी पर घंटों तक एक दूसरे से बात करना भारी पड़ेगा, या कोई नया ही खेल होने वाला है? आइए इन सभी चीजों को जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या हो गया इन्हें। अब तो मेरा तुमसे बात करना इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। कल तो उन्होंने मुझे बालकनी में ही नहीं आने दिया, पूरा दिन लैपटॉप लेकर वहीं बैठे रहे। अनुराग का भी कुछ ऐसा ही हाल है, और सिर्फ अनुराग का ही क्यों, मेरे तो ससुराल वालों को भी हमारा ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। दुकान से एक साथ सामान लाते हुए दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी माया उनके सामने आती है। तुम निशा हो ना, और तुम साक्षी। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? हमने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरा नाम माया है। तुम सेंट मैरी स्कूल में हेड गर्ल थी ना? मैं तुम्हारी साइड वाली क्लास में पढ़ती थी। उस टाइम हमारी काफी बातचीत होती थी। शायद अब मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। अच्छा हाँ, वैसे सच में तुम हमें याद नहीं हो। स्कूल पास हुए कितने साल हो गए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामने वाला घर है ना, मैं वहीं शिफ्ट हुई हूँ। तुम दोनों को देखते ही मैं पहचान गई कि तुम दोनों की दोस्ती तो पूरे स्कूल में फेमस थी। चलो अब मैं चलती हूँ, इतने सालों बाद स्कूल के दोस्तों से मिलकर अच्छा लगा। साक्षी और निशा से मिल माया अपने घर आ जाती है और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज माया एक कटोरी चीनी मांगने साक्षी के घर आती है। आंटी जी नमस्ते, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। वो आज मैं भगवान को भोग लगाने के लिए हलवा बना रही थी तो देखा चीनी खत्म हो गई। एक कटोरी चीनी मिल सकती है क्या? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम माया ही हो ना, साक्षी बता रही थी मुझे। तुम बैठो, मैं चीनी लेकर आती हूँ। संगीता माया को किचन से एक कटोरी चीनी लाकर देती है और अपना डस्टिंग का काम शुरू कर देती है, जिसे देखकर माया, वैसे आंटी अपने घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है, पर साक्षी तो आपकी बहू है ना, क्या वो ये सब काम नहीं करती? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, जब से उसकी सहेली आई है ना निशा, तब से दोनों की दोनों बालकनी में टंगी बस बातें ही करती रहती हैं। कभी वो कुछ बनाएगी तो ऊपर पार्सल करेगी, कभी ये कुछ बनाएगी तो नीचे पार्सल करेगी। अरे हम तो क्या, आसपास के पड़ोसी लोग भी इनकी बकबक से परेशान हो गए हैं। माना कि दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपनी जिम्मेदारी ही छोड़ दें। मैं तो कभी ऐसा नहीं करती, और आप तो बहुत ही अच्छी सास हैं जो इतना बर्दाश्त कर रही हैं, वरना आजकल की सास तो अपनी बहू को डांट फटकार लगाकर घर में बिठा लेती हैं। माया की ऐसी बातें सुनकर संगीता को कहीं न कहीं अपनी बहू पर गुस्सा आता है, तो वहीं माया मन ही मन काफी खुश होती है। और वैसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। साक्षी अपने सास ससुर के साथ हॉल में बैठकर शाम की चाय पी रही होती है कि तभी एकदम से कमलेश की तबीयत खराब होने लगती है। क्या हुआ जी, आपकी तबीयत ऐसे खराब कैसे हो गई? दवाई खाई थी आपने? अरे पता नहीं, जी घबरा रहा है, लगता है फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अरे दवाई भी शायद खत्म हो गई है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साक्षी जल्दी से जाकर दवाई लेकर आओ या किसी से मंगवा लो, मैं तब तक कुछ और देखती हूँ जिससे आपका बीपी डाउन हो। साक्षी जल्दी से बालकनी में आती है और देखती है कि उसके फ्रेंड निशा मार्केट की तरफ ही जा रही है, जिसे देखकर साक्षी बालकनी से चिल्लाते हुए, निशा मैं तुझे एक टैबलेट का पत्ता दे रही हूँ, वो टैबलेट ले आना मेडिकल से। मेरे ससुर जी का बीपी बढ़ गया, उन्हें दवाई खिलानी है। मैं दवाई लेकर आती हूँ पहले। साक्षी टैबलेट का पत्ता ऊपर से फेंककर निशा को दे देती है, जिसे लेकर निशा मेडिकल की दुकान पर जाती है और वहां से दवाई लेकर वापस जल्दी आने लगती है कि तभी रास्ते में माया, अरे निशा इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? वैसे यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, कुछ चले खाने के लिए, मुझे जोरों की भूख लगी है। पक्का चलती, लेकिन दवाई मुझे अभी साक्षी को देनी है। क्यों, क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? माया निशा को अपनी बातों में पूरी तरह से उलझाने लगती है, जिससे निशा का ध्यान दवाई पर से हट जाता है और वहीं दूसरी तरफ साक्षी काफी परेशान हो रही थी। हे भगवान, निशा कहाँ रह गई? अब तक आई क्यों नहीं? साक्षी बार बार अंदर बाहर होकर बालकनी में आकर निशा को देखने लगती है, तो वहीं कुछ देर बाद निशा घर पहुंचती है और साक्षी की बालकनी से लटकते हुए थैले में दवाई डालकर बैल बजाकर वहां से चली जाती है। तो वहीं माया पीछे से आकर उस दवाई को निकाल लेती है। अब बस देखते जाओ कि कैसे मैं तुम दोनों की दोस्ती में दरार डालती हूँ। माया वो दवाई लेकर फौरन चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ संगीता अब जल्दी से कमलेश को एक कटोरी दही खिला देती है, जिससे कमलेश का बीपी हाई थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तू दवाई लाने खुद जा नहीं सकती थी क्या, जो अपनी सहेली को भेज दिया? अभी तक नहीं आई वो तो अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया कि दही से भी बीपी कम होता है।
सास के ताने सुनकर साक्षी को काफी बुरा लगता है और वो सीधा नीचे निशा के घर जाती है। अगर तुझे दवाई नहीं लानी थी तो मना कर देती। पता है तुम्हें ससुर जी की हालत कितनी खराब हो गई थी। दवाई लाई थी मैं और मैंने थैले में डालकर बेल भी बजाई थी, तुमने देखा नहीं क्या? बेल तो बची थी और मैं आई भी थी, लेकिन थैले में कोई दवाई नहीं थी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो निशा? यह पहली बार था कि साक्षी और निशा की बहस हो रही होती है और साक्षी मुंह फुलाकर सीधा अपने घर आ जाती है। ऐसी कुछ समय और गुजरता है और आज मोहल्ले से एक शादी का इन दोनों सहेलियों के घर इनविटेशन आता है, जिसमें माया भी मौजूद होती है। निशा, साक्षी, तुम दोनों तो काफी सुंदर लग रही हो। बिल्कुल एक जैसी साड़ी पहनी है तुमने। वो तो हम शॉपिंग के लिए गए थे ना, तो हमें एक जैसी साड़ी पसंद आ गई थी। उस दिन की बहस के बाद भी आज जब माया उन दोनों सहेलियों को एक दूसरे के साथ इतना खुश देखती है तो मन ही मन काफी जलने लगती है कि तभी निशा, साक्षी, तुम दादी जी का ध्यान रखना, इनकी व्हीलचेयर कहीं इधर उधर ना हो जाए। मैं वॉशरूम से आती हूँ। हाँ जाओ, मैं ही दादी जी के साथ हूँ। निशा की दादी सास लक्ष्मी जो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहती थी, साक्षी उनका ध्यान रख रही होती है कि तभी बहुत प्यास लग रही है, सामने से पानी पीकर आती हूँ। साक्षी जैसे ही पानी पीने के लिए जाती है कि तभी माया लक्ष्मी की व्हील चेयर के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और जरा सा उनकी व्हील चेयर को धक्का दे देती है। बेचारी बूढ़ी लक्ष्मी अपनी व्हील चेयर को संभाल नहीं पाती और सीधा तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं सामने की दीवार से टकरा जाऊंगी। अरे कोई रोको इस व्हील चेयर को। इससे पहले लक्ष्मी दीवार से टकराती कि तभी केतन आकर उनकी व्हील चेयर पकड़ लेता है। तो वहीं अब साक्षी और निशा भी जल्दी से लक्ष्मी के पास आती हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि दादी जी का ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मैं इन्हीं शादी में लेकर आया था, अगर कुछ हो जाता तो। मैं वॉशरूम गई थी और मैंने साक्षी को कहा था कि वो दादी जी के पास ही रुके। बहुत प्यास लग रही थी, मैं बस एक गिलास पानी पीने के लिए गई थी। पता नहीं दादी जी की व्हीलचेयर कैसे हिल गई। अरे तू इसे छोड़, जो लड़की अपनी घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती वह दूसरों की जिम्मेदारी क्या संभालेगी? जिम्मेदारी तो तेरी थी, तू क्यों इसके भरोसे छोड़कर गई? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी बहू घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती? हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने। जब देखो तब बस पूरे दिन बात ही करती रहती है, कभी मैंने इससे कुछ काम करते हुए नहीं देखा। माया की वजह से साक्षी और निशा के साथ साथ अब उन दोनों के ससुराल वालों में भी बहस होने लगती है। तो वहीं आज नर्मदा बालकनी में खड़े होकर अपने सामने वाली पड़ोसन से संगीता और उसकी बहू की बुराई कर रही होती है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, जब से हम यहाँ आए हैं परेशान हो गए। पता नहीं कैसे चिपकू पड़ोसन मिल गए हैं हमें। नर्मदा की बात ऊपर बालकनी में खड़ी संगीता सुन लेती है। इसे सुनकर, चिपकू हम है या तुम? तुम्हारी बहू ही हमेशा मेरी बहू को बालकनी में बुलाती रहती है, वरना मेरी बहू तो पहले इतनी कामकाजी थी कि बालकनी में आती भी नहीं थी। और अब देख लो, देखो देखो मोहल्ले वालों, ये औरत कितना साफ साफ झूठ कह रही है। अरे तुम्हारी बहू की वजह से मेरी बहू ऐसी हुई है, वरना मेरी बहू बहुत जिम्मेदार थी। अपनी सासों को लड़ाई रोकने की बजाय निशा और साक्षी बस उन्हें खड़ी खड़ी देखती रहती हैं। ऐसे दिन गुजर जाते हैं और अब साक्षी और निशा ठीक से एक दूसरे से बात तक नहीं करती। और आज जब निशा अपनी बालकनी में बैठकर खाना बना रही होती है तो उसका धुआं सीधा साक्षी की बालकनी तक जाता है, जिसे देखकर, जब घर में किचन है तो बालकनी में खाना बनाना जरूरी है क्या? सारा धुआं ऊपर आ रहा है। ये मेरी बालकनी है, मैं कुछ भी करूँ। इतनी प्रॉब्लम है तो अपनी बालकनी बंद करके रखो। भाभी आप क्यों इन लोगों के मुंह लग रही हो? आप बनाओ, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है आपको। छोटी छोटी चीजों को लेकर दोनों परिवारों और सहेलियों के बीच में काफी लड़ाई होती, चाहे वो ऊपर बालकनी से टपक रहा कपड़ों का पानी हो या नीचे जीने पर पड़ा हुआ कूड़ा। किसी भी चीज को देखकर दोनों सहेलियां शुरू हो जाती। ऐसे ही एक दिन, अरे चलो आज आखिरकार मैंने छत के जीने का पेंट कर ही दिया। अब ये दरवाजा बंद ही रखना, आजकल काफी बारिश हो रही है, कहीं बारिश के पानी से पेंट ना खराब हो जाए। पेंट का काम खत्म करके कमलेश सीधा नीचे आ जाता है। तो वहीं थोड़ी देर बाद निशा का परिवार छत पर जाता है और जब बारिश होती है तो वो लोग भी नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब कमलेश छत पर जाता है तो देखता है कि छत का दरवाजा खुला है, जिससे बारिश का पानी अभी अभी पेंट की हुई दीवारों पर जा रहा था और काफी सारा पेंट छूटकर खराब हो जाता है। ये देखकर दोनों परिवार वालों में फिर से लड़ाई होने लगती है। अरे छत पर जाने को मना नहीं किया है, लेकिन कम से कम दरवाजा तो बंद कर देते, कितना नुकसान हो गया मेरा। अरे हमने तो दरवाजा बंद ही किया था, कोई और गया होगा तुम्हारे परिवार से। अरे रहने दो पापा, इन लोगों को तो बस लड़ाई का मौका चाहिए। आप बताइए कितना नुकसान हो गया, पैसे भर दूंगा मैं। केतन की बात सुनकर कमलेश मुंह बनाकर अपने परिवार वालों के साथ वहां से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मयंक, जिसने कुछ दिन पहले ही अपने मेन डोर के बाहर कैमरा लगाया था, उसकी फुटेज चेक कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि सुरेश के परिवार वालों के छत से नीचे जाने के बाद छत पर माया गई थी, जिसे देखकर, अरे ये तो माया दीदी हैं, लेकिन ये हमारी छत पर क्यों गई थी? कहीं इन्होंने तो छत का दरवाजा खुला नहीं रखा। मयंक को माया पर शक होता है। तो वहीं दूसरी तरफ माया,
देखो कैसे इन दोनों सहेलियों की कितनी बनती थी और अब देखो एक दूसरे का मुंह देखना तक पसंद नहीं करती। आई बड़ी पक्की सहेलियां। माया की ऐसी बातें छुपकर गली में खड़ी पायल सुन लेती है, जिसे सुनकर माया तो भाभी के सामने इतना अच्छा बनती है और उनके पीछे ऐसी बातें कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है। उस फुटेज को देखने के बाद मयंक सीधा पायल से कांटेक्ट करता है और दोनों एक पार्क में मिलकर माया की बातें बताते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब पीछे कहीं ना कहीं माया का ही हाथ है। वो है कुछ और दिखाई कुछ और देती है, अब हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। मयंक और पायल मिलकर माया पर नजर रखने लगते हैं। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और आज माया साक्षी से मिलने के बहाने उसके घर आती है और बालकनी की ग्रिल पर रखा गमला देखने लगती है कि तभी नीचे वाली बालकनी पर निशा आती है, जिसे देखकर माया जैसी निशा पर गमला गिराती है कि तभी निशा की सास उसे अंदर से आवाज दे देती है और वो पीछे हो जाती है और वो गमला सीधा निशा के पैरों के पास गिरता है। हे भगवान, इसने मुझे देख तो नहीं लिया। माया अब जल्दी से पीछे हो जाती है तो वहीं निशा अब अपने पूरे परिवार वालों को लेकर साक्षी के घर आती है और दोनों परिवार वालों में घमासान लड़ाई होने लगती है कि तभी वहां एकदम से बाहर से पायल आती है। जिसने किया है उसे सुनाइए ना, इन सब के पीछे माया का हाथ है, ना कि साक्षी भाभी या उनके घर वालों का। पायल, ये तुम क्या कह रही हो? पायल जो सामने वाली बिल्डिंग में अपनी सहेली के घर गई होती है, वो माया की हरकत अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और जब वो वीडियो दोनों परिवार वालों को दिखाती है तो ये सब क्या है? तुम निशा की जान लेना चाहती थी, लेकिन क्यों? मेरा बस चलता तो मैं बचपन में ही तुम दोनों की जान ले लेती, लेकिन मेरा मकसद जान लेना नहीं था, बल्कि तुम दोनों की दोस्ती को खराब करना था। जानना चाहती हो क्यों? स्कूल टाइम पर साक्षी और निशा स्कूल की हेड गर्ल्स हुआ करती थी, तो वहीं माया उनकी साइड वाली क्लास में पढ़ती थी। स्कूल प्रेयर टाइम पर दोनों हेड गर्ल्स स्कूल में राउंड लगा रही होती हैं कि तभी वो माया को एक लड़के के साथ बात करते हुए पकड़ लेती हैं। प्रेयर में जाने की बजाय तुम दोनों यहाँ बातें कर रहे हो, मैं भी प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करती हूँ। नहीं निशा, साक्षी ऐसा मत करना, स्कूल के रूल्स के बारे में तुम्हें पता है, वो मुझे रेस्टिकेट कर देंगे। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। निशा और साक्षी अपनी ड्यूटी निभाते हुए स्कूल प्रिंसिपल को माया के बारे में बता देती हैं, जिससे अपने नियमों के लिए सख्त स्कूल होने के कारण स्कूल का प्रिंसिपल माया को 2 साल के लिए स्कूल से रेस्टिकेट कर देता है। बस इसी चीज का बदला लेने के लिए माया ये सब कर रही थी और जब वो साक्षी और निशा की इतनी गहरी दोस्ती देखती है तो उसके सारे जख्म उभर पड़ते हैं और वो उनसे बदला लेना शुरू कर देती है। तुम्हारी गलती थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें रेस्टिकेट किया था। हमारी कोई गलती नहीं है, वो हमारी ड्यूटी थी। आप क्यों उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं? मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, इसे तो पुलिस ही बताएगी। नहीं पायल, रहने दो, इसके 2 साल वैसे ही बर्बाद हो गए और अब पुलिस को बताएंगे तो पता नहीं और कितने साल बर्बाद होंगे इसके। अगर तुम चाहती हो कि हम ये वीडियो पुलिस को ना दिखाएं तो चली जाओ यहाँ से। माया वहां से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वीडियो का डर उसे वहां से जाने के लिए मजबूर कर देता है। तो वहीं माया के वहां से जाने के बाद निशा और साक्षी, माया ने भले ही कुछ भी किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। इतने सालों से एक साथ रहते हुए इतनी गहरी दोस्ती के बाद हमने कैसे एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया? हमारे साथ साथ हमारे परिवार वाले भी एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। अगर हमें अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा होता तो माया तो क्या, कोई भी हमारी दोस्ती में दरार नहीं पैदा कर सकता था। यही तो वक्त होता है जब दुनिया तुम्हारी दोस्ती की परीक्षा लेती है। ऐसी छोटी मोटी दरारों से दोस्ती की इतनी मजबूत दीवार नहीं टूटती। साक्षी निशा के गले लग जाती है और उनके परिवार वालों के बीच में जो मनमुटाव होता है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब दोनों सहेलियां दोस्ती के साथ साथ अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाती हैं और काम खत्म होने के बाद आराम से अपनी अपनी बालकनी में बातें करते हुए समय बिताती हैं।